नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बिजली विभाग कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रमुख शैलेंद्र दुबे और अन्य कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत की, जिसके बाद शैलेंद्र दुबे ने एक दिन पहले ही हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि सभी बिजली कर्मचारियों से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपने अपने काम पर वापस लौट जाएं। इस दौरान बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा, ऊर्जा मंत्री ने उनकी सभी मांगे मान ली है। ऐसे में अभी तक दर्ज किए सभी केस खत्म किए जाएंगे। उन्होंने कहा, बिजली कर्मचारी की हक की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले 3 दिनों में मुफ्त उपहारों पर कार्रवाई तेज करते हुए बेंगलुरु समेत कई जिलों में 5.4 करोड़ रुपए की नकदी और सामान जब्त किया है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले सप्ताह मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश के बाद राजस्व, पुलिस, वाणिज्यिक कर, आबकारी और परिवहन विभागों के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि हमने राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की है। गुप्त सूचना और खुफिया सूचनाओं के आधार पर जिला स्तरीय प्रवर्तन निदेशालय के साथ समन्वय कर रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरह से जीत हासिल करने के लिए प्लान बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने इसको लेकर प्लान बनाया है। इसके मुताबिक पार्टी के काफी फोकस पुराने मैसूर पर है। वोक्कालिगा समुदाय बहुल वाले इस क्षेत्र में जद और कांग्रेस का दबदबा है। अब भाजपा इसमें सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। इस क्षेत्र में रामनगर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, कोडागू तथा अन्य भी कई नगर समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। पंजाब में आलू की काफी कम कीमतें मिलने से राज्य के किसानों को भारी नुकसान की आशंका हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार से इस संबंध में उनकी मदद करने का आग्रह किया है। आलू उत्पादक किसानों के अनुसार उन्हें उनकी फसल के लिए 4.50 रुपये प्रति किलो की कीमत मिल रही है, जबकि पिछले साल 17-18 रुपये कीमत मिली थी। अभी बेचने पर किसानों की लागत भी नहीं मिल रही, इसलिए इस उम्मीद में आलू को और आलू शीतगृह में जमा कर रहे हैं और कुछ महीनों में आलू की कीमत में सुधार हो सकता है। हाथी के गोबर से कागज बनाया जा सकता है तो गाय के गोबर से कागज क्यों नहीं बनता? जब जयपुर में व्यवसायी भीमराज शर्मा से 2016 में उनकी बेटी ने यह सवाल पूछा तो वास्तव में यह प्रेरणा का एक स्रोत बना और शर्मा उस दिशा में आगे बढ़ते चले गए। आज वह गाय के गोबर से बने उत्पादों का अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जैसे देशों में निर्यात कर रहे हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग के व्यवसाय से जुड़े शर्मा ने इस विचार पर शोध करना शुरू किया और गाय के गोबर से कागज बनाया। हालांकि यह इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। गाय के गोबर से कागज बनाने वाली गोकृति कंपनी के प्रमुख शर्मा ने बताया कि आज यह कागज न केवल उच्च गुणवत्ता का है बल्कि ऐसा कोई उत्पाद नहीं है। भारतीय इंटरप्राइज समर्थित संचार कंपनी वनवे पृथ्वी की निचली कक्षा में 600 से अधिक उपग्रहों का समूह पूरा करने से महज एक कदम दूर है, जिसमें अंतरिक्ष से दुनिया के कोने कोने तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार भारतीय इंटरप्राइजेज यूटिलिस्ट और सॉफ्ट बैंक ह्यूजम नेटवर्क का हानवा द्वारा समर्थित वनवेव ने 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर स्थित देशों अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ब्रिटेन और उत्तरी यूरोप में अंतरिक्ष में इंटरनेट मुहैया कराने की सेवा शुरू की है। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुख सुविधाओं का खास ख्याल रखता है। विभाग ट्रेन के परिचालन संबंधी हर तरह की जानकारी यात्रियों के साथ साझा करता है। इसके लिए रेलवे अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल, ऑफिशियल वेबसाइट, प्रेस रिलीज और SMS के माध्यम से जानकारी शेयर करता है। इसी कड़ी में रेलवे ने अगले सप्ताह नॉन इंटरलॉकिंग के चलते प्रभावित ट्रेनों की जानकारी दी। भारतीय रेलवे ने सिंगरौली रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के मद्देनजर चल रहे इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से पूर्व मध्य रेलवे की 3 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के परिचालन विभाग ने अस्थायी बदलाव भी किया है। देश की राजधानी दिल्ली और NCR में मौसम खुशनुमा है। IMD ने अगले 2 दिन के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। भारत मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही। IMD के मुताबिक दिल्ली में इस दौरान न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, NCR में बारिश देखने को मिलेगी। 21 मार्च के बाद फिर मौसम साफ हो जाएगा।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के जूनागढ़ में है। इस दौरान उन्होंने रविवार को कहा है कि जैविक उत्पाद और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियां किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगी। अमित शाह कृषि उपज बाजार समिति किसान भवन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि इससे उनकी आय बढ़ेगी, साथ ही मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान से भी बचाया जा सकेगा जो रासायनिक उर्वरकों के कारण होता है। चुनावी साल में राज्य सरकार हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर गंभीर हो गई। ये बारीकी से देखा जा रहा है कि किसी बहाने से हितग्राही को योजना का लाभ से वंचित नहीं रखना चाहिए। हाल ही में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को लेकर कार्रवाई सामने आई है। सरकार ने ऐसे 20 जिले चुने हैं जिनमें बैंक इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ऋण देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी पर गाज गिरी है और आपको बता दें उनके कर्मचारी वेतन भुगतान पर रोक भी लगा दी गई है। शासन ने साफ कहा है कि योजना के अंतर्गत जिन जिलों में ऋण स्वीकृत और वितरण की उपलब्धि 17 मार्च की स्थिति में 25% से कम है, वहां उद्योग संचालन की अनुमति के बाद ही वेतन का भुगतान किया जाए। मुस्लिम महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक मिले, इसकी मांग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। केरल हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलने के बाद बुसरा अली नाम की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि शरीयते एक्ट के मुताबिक उनके अपने भाइयों के मुकाबले वाजिब हक नहीं मिला। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल बुसरा अली ने शरीयत के कानून की धारा 2 को चुनौती दी है और कहा है कि उनके अपने देश के संविधान के मुताबिक पैतृक संपत्ति में बराबर का हक चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की थी। इसके बाद सीएम योगी ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। वहीं अब दूसरे कार्यकाल का भी 1 साल पूरा हो गया। इस दौरान यूपी में उनकी सरकार के 6 साल पूरे हुए हैं और इस अवसर पर सीएम योगी ने रविवार को अयोध्या का दौरा किया। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए। सीएम योगी के इस दौरे की जानकारी देते हुए सरकारी बयान में कहा गया कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण 70% तक पूरा हो चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजों की एकजुटता देखी जा रही है, जहां 5 मार्च को जाट महाकुंभ के बाद रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन रखा गया, जिसमें देश भर से ब्राह्मण समाज के लोगों के अलावा कई साधु संत पहुंचे। वहीं महापंचायत में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, लोकसभा सांसद रामचरण बेहोश और चित्तौड़गढ़ के सीपी जोशी भी पहुंचे हैं। वहीं महापंचायत में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में वह सारे लाभ मिलने चाहिए जो दूसरे आरक्षण में मिलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक स्कूल के उद्घाटन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह स्कूल देश के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है। केजरीवाल रोहिणी सेक्टर 18 में नए स्कूल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि अब बच्चे गर्व से कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यह स्कूल डीपीएस जैसे प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बेहतर है। इन स्कूलों में सभी बच्चे पढ़ेंगे। केजरीवाल ने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। रूस यूक्रेन जंग शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। इस बीच पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पहुंचे। रविवार को पुतिन ने रूसी कब्जे वाले मारियोपोल शहर का दौरा किया। वो हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे। उन्होंने कहा है कि यहां कुछ आम लोगों से भी मुलाकात की है। नेवस्की जिले में वो एक परिवार के घर भी गए। पुतिन के इस दौरे से यूक्रेन की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। पुतिन ने यूक्रेन में फौजी अफसरों से भी मुलाकात की। वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव से भी मिले। पुतिन ने डिप्टी सीएम और डिप्टी पीएम खुशनील का साथ मोरियोपो के सड़क पर कार भी चलाई है। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2023 कब आएगा? बिहार बोर्ड रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हां, आपको बता दें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कक्षा 12वीं इंटर का रिजल्ट जल्द ही बिहार बोर्ड online.bihar.government.in पर जारी करेंगे। 10वीं और 12वीं टॉपर की लिस्ट में जारी की जाएगी और आज PSEB की तरफ से इंटर रिजल्ट 2023 की तिथि की जानकारी साझा की जा सकती। गौरतलब है कि बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने में 1 दिन पहले तिथि की जानकारी साझा की जा सकती है। हमारे डे टू डे वित्तीय लेन देन में पैन कार्ड एक अहम भूमिका निभाता है। पैन कार्ड भारत में आयकर विभाग के जरिए जारी 10 अंकों की एक अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या है। यह एक लिमिटेड प्लास्टिक कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। कुल मिलाकर यह टैक्स उद्देश्यों के लिए भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में कार्य करता है। वहीं पैन कार्ड को अब आधार कार्ड से लिंक करना काफ़ी जरूरी हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि वित्त अधिनियम 2017 में आयकर अधिनियम 1961 में एक नया खंड जोड़ा गया था। बताया जा रहा है कि अगर पैन कार्ड को लिंक नहीं किया गया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे।
वर्ष 2017 में भारत और जापान के बीच टेक्निकल इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम समझौता हुआ था, जिसे दोनों देशों की सरकार की तरफ से ऐतिहासिक बताया गया था। दोनों देशों की सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि जापान में श्रमिकों की किल्लत और भारत में रोजगार योग्य प्रशिक्षित युवाओं के बीच सामंजस्य का बेहतरीन अंतर्राज्यीय नमूना है। 5 वर्ष बीत चुके के बाद भी इस प्रोग्राम की प्रगति बहुत ही धीमी है। जापान के मुख्यमंत्री फूमियो किशिदा और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को होने वाले द्विपक्षीय बैठक में यह मुद्दा उठेगा। साल 2022 के अक्टूबर महीने में एलन मस्क के ट्विटर टेकओवर के बाद से इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर उन्होंने कई बड़े बदलाव किए हैं। अब इसका असर दिखने लगा है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने बताया कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर प्रति मिनट यूजर्स की संख्या 8 अरब को पार कर गई है। उन्होंने एक ट्वीट में इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह प्लेटफॉर्म बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में प्लेटफॉर्म पर प्रति यूनिट यूजर्स की संख्या 8 बिलियन को पार कर गई। यह दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हैं। बता दें कि गौरतलब है एलन मस्क ट्विटर टेकओवर के बाद से ही प्लेटफॉर्म में यूजर की संख्या और रेवेन्यू को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत आज भी अपरिवर्तित रही है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है। तेल विपणन करने वाली प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर आज जारी दरों के अनुसार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में इनकी कीमतों के यथावत रहने के साथ ही मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर पर, डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर पर रहा। आज भी गुरुवार को यानी कि बाजार में यह एक बार फिर से जोरदार तेजी देखने को मिल रही है कि लगातार महंगे होते जा रहे सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड देखी आई है। आपको बता दें कि इसके मुताबिक अगर बात करें तो सोने की कीमत 1570 रुपये की बढ़ोतरी हुई, चांदी के भाव में 1300 रुपये की तेजी आई है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दोनों कीमती धातुओं की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि एक साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि सोने और चांदी की कीमतों में एक साथ 1000 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। उनका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।